नमस्कार, मैं आपका दोस्त सनोज मिश्रा। साथियों, कभी हमने सोचा है क्या कि हमें कुदरत ने कितना कुछ दिया है। हमें शुद्ध हवा दी है, पानी दिया है, हमें पेड़ पौधे और बहुत सारी ऐसी प्राकृतिक चीज़ें दी हैं जिनके बीच में हम जीते हैं। कुदरत ने हमें शुद्धता के हिसाब से अगर देखा जाए तो संगीत भी दिया है जिससे हम मनोरंजन करते हैं। संगीत भी उतना ही शुद्ध होता है जितना शुद्ध हम पानी पीते हैं। पानी में अगर ज़रा भी मिलावट है तो हमें बीमारी आ जाएगी। वैसे ही संगीत है, अगर ज़रा सा भी कहीं उसमें शुद्धता है या सुर नहीं है या सही राग नहीं लगा है तो वो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। मतलब मिलावट की कोई गुंजाइश इसमें नहीं है। वो है संगीत जो हम सबको अच्छा लगता है। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों ने जो शोध किया है तो उसमें भी पता चला है कि पेड़ पौधे और पशु पक्षी भी संगीत का आनंद लेते हैं। हम लोग तो इंसान हैं और कान में पड़ने वाली संगीत की धुन या गाने हमें एक अलग दुनिया में लेकर जाते हैं। और संगीत आज से ही नहीं, मेरे ख्याल से जिस तरह से प्रकृति ने खुद का निर्माण किया है वैसे ही उसने अपने साथ साथ संगीत का भी निर्माण किया है। संगीत की कहानी कब से है ये तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन फिल्म की संगीत की कहानी फिल्मों के दौर से शुरू हुई और आज तक चली आ रही है। और फिल्मों में संगीत का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, आज भी है और हमेशा मेरे ख्याल से रहेगा। आज हम बात करेंगे फिल्म के संगीतकारों के बारे में और फिल्म का म्यूज़िक कैसे बनता है, इस बारे में आपसे थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा। क्योंकि शुरू से ही मुझे संगीत में रुचि रही है और चूँकि उन दिनों कोई संचार का माध्यम नहीं हुआ करता था, विविध भारती एक रेडियो स्टेशन में सेवा होती थी जो आज भी है। उसी के ज़रिए मैं संगीत और फिल्म इंडस्ट्री से धीरे धीरे जुड़ा, क्योंकि उसी से मुझे यहाँ के बारे में, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती थी। और बचपन से विविध भारती सुनते सुनते मुझे लगा कि मुझे एक गायक कलाकार बनना चाहिए। तो मेरी संगीत में अभिरुचि हो गई और मैंने कई सारे लोगों से संगीत सीखा भी। जहाँ मैं लोकल लेवल पर रहता था वहाँ भी मैंने कई सारे लोगों से सीखने का प्रयास किया। लेकिन चूँकि सीखने की जैसी कोई बात नहीं होती, वो एक साधना है और साधना बहुत ही मन लगा कर की जाती है। मेरा बचपन का मन था, बाल मन था और इतना ज़्यादा वो स्थिर नहीं रह सकता था सीखने के लिए। सिर्फ सा सिखाने के लिए मेरे गुरुजी ने, पंडित मगन महाराज जी ने 1 साल लगाया। जब मुझे लगा कि ये विद्या कुछ ज़्यादा ही कठिन है। फिलहाल मैं गाने के चक्कर में मुंबई तो आ गया और यहाँ पे मैंने कई संगीतकारों के दरवाजे पर जाकर धक्के खाना शुरू कर दिया। ये बातें इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि आज जो संगीत हम लोग सुनते हैं वो संगीत और जो पहले संगीत बनता था दोनों में क्या फ़र्क है। आज संगीतकार बनना या डायरेक्टर बनना बहुत ही आसान है। संगीतकार एक गाना लेकर गया, कंपोज करके और अरेंजमेंट को दे दिया, अरेंजर ने बना दिया और जाके रिकॉर्ड कर दिया। इतना सस्ता, इतना सरल तरीका आज की तारीख में संगीत का जो हो गया है, ऐसा पहले नहीं हुआ करता था। पहले बहुत सारे क्रिटिकल्स पोजीशन में गाना बनता था। आप सोचिए कि जब लाइव रिकॉर्डिंग होती है, लाइव रिकॉर्डिंग में जितने भी इंस्ट्रूमेंट, मतलब वाद्य यंत्र जो बजाए जाते थे वो एक्चुअल में बजते थे। सारे संगीतकार रिहर्सल करके बहुत सारे बार रिटेक्स भी होते थे। और आप सोचिए कि एक रिटेक होने के बाद फिर कितना समय जाता रहा होगा उसी गायक कलाकार को फिर गाने के लिए, फिर वैसा ही धुन बजाने के लिए और फिर सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो मैं जब धक्के खाता खाता लोगों से मिलता रहा, उसी बीच एक पंजाब के म्यूज़िक डायरेक्टर थे श्री मंजीत सिंह जी, पता नहीं अभी कहाँ हैं वो, उनके बारे में तो मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन उन्होंने मुझे एक लाइव रिकॉर्डिंग में बुला लिया मुझे कि आप आ जाना, मैं वहीं आपसे बात करूँगा। मैं गया और एक पंजाबी गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी और उसके बीच में बहुत सारे म्यूजिशियन थे, मुझे वहीं पर बिठा दिया उन्होंने। मैंने जीवन में पहली बार गाने की रिकॉर्डिंग होते हुए देखा। स्पून पर गाने रिकॉर्ड होता था, मतलब एक कैसेट नुमा बड़ा सा होता था, उसके ऊपर रील रहती थी और उस रील पर रिकॉर्डिंग होती थी। गायक कलाकार की आवाज़ और साथ ही सारे वाद्य यंत्र एक साथ उस पर छपते थे और वही हम सुनते थे अभी तक। बाद में बहुत सारी चीज़ें आई, स्टीरियो और पता नहीं क्या क्या सब आके अभी तो बहुत अलग अलग ट्रैक हो गए, 42 ट्रैक, 50 ट्रैक, 100 ट्रैक, अलग अलग ट्रैक मिक्स किए जाते हैं। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, एक बार आपने गाया और वही प्रिंट हो गया।
वही प्रिंट हो गया और वही फिर रहेगा। जैसे एक गाना था, तू मेरा जानू है तू मेरा दिलबर है, जो लक्ष्मीकांत साहब ने रिकॉर्ड किया था। तो कविता कृष्णमूर्ति जिस समय गाना गा रही थी और उनके से जुबान से शब्द एक स्लिप हो गया, तो उसने एक बार जीनू निकल गया था जानू की बजाय, लेकिन गाना इतना अच्छा था कि उसको फिर से रिकॉर्ड नहीं किया गया। आप भी सुनेंगे आज तो आपको लगेगा कि हाँ वो गाना जीनू शब्द आ गया था उसमें, और सबको लगा कि नहीं अच्छा है और रिटेक ना किया जाए, तो गाना पूरा रिकॉर्ड किया गया और वो आज भी हम लोग उसको सुनते हैं। तो ऐसी भी बहुत सारी त्रुटियां हो जाती थी जो बाद में लगता था बहुत खूबसूरत चीज़ें बन के निकल के आ गई है। तो मैं उन दिनों जब बैठा उसमें म्यूज़िक में, तो मैंने देखा कितनी मेहनत होती है और कितना ज्ञान होना चाहिए, कितना गुण होना चाहिए, तब आदमी संगीतकार बनता था। संगीतकार बनना आसान काम नहीं था जैसा कि आज है। मैं जब रिकॉर्डिंग ख़त्म हो गई तो सारे म्यूजिशियंस जो थे सबका पेमेंट्स होने लगा, और मैं चूँकि वहाँ पर बैठा हुआ तो मेरा तो कुछ काम था नहीं खास, लेकिन मुझे संगीतकार साहब ने 100 रुपये मुझे भी दिलवाए, और उन्होंने कहा, मतलब मुझे जैसे और म्यूजिशियन थे उसी में उन्होंने मेरी भी गिनती करा दी, और 100 रुपये खपरा बजाने के लिए, मतलब जो नारियल का खोपड़ा होता था, वो जो कवर होता है ऊपर का, वो बजाने वालों में मेरा नाम लिखकर 100 रुपये मुझे दिलाए, और बाद में ले जाकर मुझे रेस्टोरेंट में बैठे और मुझसे बात की। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं सिंगर बनने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। तो उन्होंने सारी बात मेरी सुनी, और उसके बाद उन्होंने भी मुझे सीखने के लिए कहा कि आप सीखो। और बाद में फिर मैं भजन सम्राट अनूप जलोटा साहब से भी बहुत कुछ सीखा, लेकिन चूँकि संगीत बहुत शुद्ध है, शायद इतनी साधना और इतनी तपस्या मेरे अंदर नहीं थी, और कुछ ही सालों में मेरा मोह भंग हो गया और मैं दूसरे रास्ते पर चल पड़ा, फिल्म बनाने के रास्ते पर चल पड़ा, असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया और मैं फिल्म निर्देशन की तरफ बढ़ गया। लेकिन संगीत से लगाव कभी कम नहीं हो सकता। आज भी संगीत हमें सुकून देता है, हमें दुख में हमारा साथ देता है, हमें संबल देता है, हमें हौसला देता है। तो संगीत के बगैर जीवन की कल्पना मैं खुद में तो नहीं कर सकता। हाँ, ये ज़रूर कि इन दिनों समय थोड़ा कम मिल पाता है, तो मैं संगीत से थोड़ा सा उतना नहीं हो पाता हूँ, लेकिन जहाँ भी वक्त मिलता है मुझे, तो मैं संगीत ज़रूर सुनता हूँ, और सारे लोग सुनते हैं। आज भी दुनिया संगीत की उतनी दीवानी है, और हालांकि बढ़ती चली जा रही है आज की तारीख में। हम बात करते हैं संगीतकार कैसे शुरू हुए और कैसे उन्होंने अपने अपने तरीके से संगीत की दुनिया को बनाया और आगे उन्होंने नाम कमाया। तो सबसे पहले शुरुआती दौर में संगीतकारों का इतना बड़ा क्रेज़ नहीं था, और जहाँ तक हम जोड़ी की बात करते हैं, संगीतकार जोड़ी की, तो भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे पहले संगीतकार की जोड़ी का नाम जो मैंने सुना वह है हुस्नलाल भगत राम जी का, जो मेरे ख्याल से जो जोड़ी के संगीतकार हुए हैं उनमें से सबसे पहले थे वो। और जब हम दौर की बात करते हैं कहीं से, तो शुरुआती दौर में हेमंत कुमार साहब, और उन दिनों दौर की शुरुआत नहीं हुई थी, मतलब ऐसा था कि हिट हो गया तो हिट चल रहा है, फिर वो चल रहा है। तो हेमंत कुमार साहब थे, नौशाद साहब थे, और कई सारे अन्य कलाकार थे, जिनमें कि जोड़ियों में बात करें तो हुस्नलाल भगत राम जी के बाद जिनका नाम सबसे ज़्यादा फेमस हुआ और सबसे लंबी जिन्होंने पारी खेली वो थे श्री शंकर जयकिशन साहब। श्री शंकर जयकिशन साहब का संगीत अगर आप सुने तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी विविधता थी उनमें, कितना काम किया था उन्होंने, और कितनी सारी वैरायटी के उन्होंने गाने बनाए, जो आज भी हम गाने सुनते हैं टीवी पर या रेडियो पर, पुराने गाने। मेरे ख्याल से आधे गाने उसमें से शंकर जयकिशन साहब के होते होंगे, ऐसा मेरा अंदाज़ा है। जोड़ियों की जहाँ तक बात आती है सफलता में, तो शंकर जयकिशन साहब का जलवा कायम था, और उसी बीच हेमंत कुमार साहब के असिस्टेंट बनकर आए कल्याण जी आनंद जी, जो कि एक बिजनेसमैन फैमिली, मतलब कह सकते हैं उनके पिताजी का किराने की दुकान थी, उस किराने की दुकान से एक कोई बंदा था जो पैसे नहीं दे पा रहा था किराने का, तो उन्होंने कहा मेरे बच्चों को संगीत सिखा दो। तो उस दौरान उन्होंने संगीत सीखा कल्याण जी आनंद जी ने। कल्याण जी का पूरा नाम कल्याण जी वीर जी शाह था, उनके पिताजी का नाम वीर जी था। और कल्याण जी आनंद जी साहब आए और उन्होंने काफ़ी दिनों तक स्टेज शोज वगैरह किए यहाँ पर, और उसके बाद हेमंत कुमार साहब के असिस्टेंट हो गए। हेमंत कुमार साहब बहुत ही प्रयोगधर्मी संगीतकार हुआ करते थे। उन दिनों पर भी उन्होंने ऐसे ऐसे वाद्य यंत्र और बहुत कम म्यूजिक में भी ऐसे गाने बनाए जिसमें गायक की प्रतिभा एक्चुअल निकल कर बाहर आती थी। जैसे कि गाना है तुम पुकार लो तुम्हारा इंतजार है, उसमें देखिए सिर्फ सपोर्ट के लिए आपको वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया गया है, लेकिन वो गाना आज भी इतना सुनने में ऐसा लगता है जैसे कि
हमारे रूह के अंदर जा रहा हो। तो वो संगीतकार जिनके साथ कल्याण जी आनंद जी ने अपना सफ़र शुरू किया और उसके बाद संघर्ष करके उन्होंने अलग एक पहचान बनाई। तो एक दौर की जहाँ तक बात आती है तो शंकर जयकिशन साहब के बाद अगर कुछ दिनों के लिए कुछ दौर रहा तो कल्याण जी आनंद जी का रहा, लेकिन उसके तुरंत बाद ही लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का दौर आ गया। और वो दौर मेरे ख्याल से सबसे लंबा चलने वाला दौर था, जिसमें संगीतकार के नाम को देख करके लोग फिल्म देखने जाते थे। वो थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब। हालांकि कल्याण जी आनंद जी लगातार फिल्में करते रहे, हिट फिल्में भी देते रहे, लेकिन जिस तरह से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का जो दौर शुरू हुआ वो अपने आप में बहुत ही एक ऐतिहासिक कह सकते हैं। और बच्चा बच्चा उनके नाम से उनसे वाकिफ था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब, कल्याण जी आनंद जी। तो लक्ष्मी प्यारे साहब का लंबा दौर चला और जब धीरे धीरे संगीत वेस्टर्नाइज होने लगा उस दौरान भी कल्याण जी आनंद जी ने त्रिदेव में बहुत सारे वेस्टर्नाइज गाने भी बनाए और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने भी बनाए। लेकिन बप्पी लाहिरी साहब इसी बीच में इन्होंने एंट्री मारी और बंगला फोक के साथ साथ फॉरेन का भी म्यूजिक जो लेकर आए। तो एक लोगों में बड़ा नई चीज़ सुनने के लिए लोगों को अच्छा लगता है, कुछ नयापन लेकर आए थे। तो बप्पी लाहिरी साहब का भी बहुत लंबा अरसा रहा। उसी बीच अन्नू मलिक साहब भी थे, अन्नू मलिक साहब, बप्पी लाहिरी और कई सारे ऐसे संगीतकार रहे जो चलते रहे, लेकिन वो दौर फिर भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का ही कहा जाता था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के बाद अगर किसी ने उनको दस्तक दी या किसी और ने बादशाहत को टक्कर देने की कोशिश की तो आनंद मिलिंद साहब आए। आनंद मिलिंद साहब के आते ही नदीम श्रवण की भी इसमें एंट्री हो गई और दोनों ने लगातार हिट पर हिट फिल्में दी और बहुत अच्छा संगीत दिया। बहुत सारी फिल्में उन्होंने की ऐसी जो आज भी जिनके हम गाने सुनते हैं और हमें अच्छे लगते हैं। और मेरे ख्याल से जब तक ये दुनिया है तब तक ये गाने सुने जाते रहेंगे। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का फिर धीरे धीरे संगीत का जो क्रेज़ था वो कम होने लगा और उनकी जगह ले ली नदीम श्रवण ने। नदीम श्रवण और आनंद मिलिंद दोनों लोगों का जो युग कह सकते हैं या जो एक दौर था वो काफ़ी लंबे समय तक चला। लेकिन उसके बाद आने वाले समय में जो दिक्कतें हुई किसी के साथ, नदीम जी के साथ हुई हों या जो भी रहा हो, वो किसी मर्डर केस में फंसे और फिर उसके बाद वो जोड़ी टूट गई। और वो जोड़ी टूटने के बाद मेरे ख्याल से फिर जो संगीतकारों का दौर था उस दौर का भी अंत हो गया। आनंद मिलिंद साहब भी धीरे धीरे फीके पड़ गए और नदीम श्रवण चूँकि पहले से क्राइसिस में थे तो उनका म्यूज़िक वगैरह भी सब बंद हो गया। और उसके बाद से ये परंपरा जो संगीतकारों के दौर की थी वो ख़त्म हो गई, क्योंकि फिर लोग रोज़ एक किसी फिल्म में आते थे और चले जाते थे। उस तरह किसी का गाना हिट हो गया, 2 दिन चला, ख़त्म हो गया। और बाद में तो ऐसी परंपरा शुरू हो गई कि एक एक फिल्म में 4-4, 5-5 म्यूजिक डायरेक्टर रहने लगे। 5 गाने तो एक एक म्यूजिक डायरेक्टर ने एक एक गाना कर लिया। आज की तारीख में तो यही सब चल रहा है। लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा होगा, आप कभी अगर दिल से हाथ रख कर सोचें कि पहले के ज़माने में जो गाने बनते थे वो हम लोग आज तक सुनते चले आ रहे हैं। 50 साल पुराने गाने, 100 साल पुराने गाने हम आज भी सुनते हैं। लेकिन आज का बना हुआ गाना 15 दिन के अंदर पुराना हो जाता है और फिर हम उसको सुनने या उस बारे में बात करने से भी परहेज़ करते हैं। हाँ, कुछ दिनों के लिए गाना आता है आज की तारीख। आज का जो संगीत बनता है उसमें कुछ दिनों के लिए गाना तो आता है, लेकिन बहुत जल्दी वो ख़त्म हो जाता है और क्रेज़ बहुत तेज़ होता है और उसके बाद 1 महीने के अंदर ही गाना पुराना हो जाता है। उसके पीछे जो रीज़न मेरा ये था कि मैंने मैंने मेरा जो अंदाज़ा लगाया मैंने, सॉरी ये मेरा कैमरा हिल गया मेरा अंदाज़ा ये है कि पहले के जो संगीतकार इतनी मेहनत करते थे और उसमें सैकड़ों लोगों की जो मेहनत जुड़ती थी, साथ में उनका सबका टैलेंट जुड़ता था। एक एक साथ 100-100 वायलिन बजते थे, ढोलक, तबले और जितने भी वाद्य यंत्र थे सब बजते थे, तो लोग उसको दिल से बजाते थे कुदरत से जुड़ी थी संगीत। लेकिन जब से वेस्टर्नाइज हुआ मामला मेरे ख्याल से तब से चीज़ें थोड़ा वैसी हो गई जैसे कि आज की तारीख में हम लोग फास्ट फूड खाते हैं। तो आज का संगीत फास्ट फूड जैसा हो गया है। और दौर जैसी जो बात थी पहले कि एक दौर चलता था, संगीतकार 10 साल 15 साल तक लगातार स्टारडम के तरह से काम करते थे, आज वो ख़त्म है। आज की तारीख में नए नए संगीतकार आ रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, प्रतिभाशाली भी हैं, ऐसा नहीं है, लोग काम कर रहे हैं, अच्छा संगीत भी बना रहे हैं। लेकिन संगीत के जो एक पैटर्न था, एक जो तरीका था पहले का और जो लाइव म्यूज़िक हुआ करता था वो आज बहुत कम सुनने को मिलता है। लेकिन फिर भी इतना ज़रूर है कि संगीत जब तक दुनिया रहेगी तब तक चलता रहेगा। और लोग बोलते हैं कि बहुत से लोग कि अभी फिर वही दौर पुराना वाला वापस आ जाएगा। मैं तो खैर इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हमेशा चीज़ें बदलाव होती हैं
और नई नई चीज़ें आती हैं, तो हाँ नई चीज़ें ज़रूर आ सकती हैं, लेकिन अब पुराना दौर ना तो मेरे ख्याल से आने वाला है और ना ही आएगा, क्योंकि अब वो जो चीज़ें हैं वो कहाँ हैं, विलुप्त हो रही हैं धीरे धीरे। कौन सिखाएगा संगीतकारों को? आज तो इंस्ट्रूमेंट मिलना भी मुश्किल हो गए हैं। अगर किसी से बांसुरी बजवाना होता है मुझे अपनी फिल्म में, तो उसको ढूंढना पड़ता है कि कोई है क्या मुंबई में बांसुरी बजाने वाला भी बचा है। तो उसमें से गिने चुने लोग हैं जो प्लेयर हैं, अभी दो चार बचे हुए। और ये धीरे धीरे परंपरा जो ख़त्म हो रही है, हमारे वाद्य यंत्रों की, जो देसी वाद्य यंत्र हमारे बजते थे, ये कहीं ना कहीं तकलीफ मुझे देते हैं, इसलिए क्योंकि मैं उस दौर से जुड़ा रहा हूँ जब लाइव रिकॉर्डिंग होती थी और सारी चीज़ें लाइव, सारा म्यूज़िक बजता था। और आज भी वो अमर है संगीत। आज का संगीत ज़रूर पुराना हो सकता है, लेकिन आज 80-90 के दशक का, 70 के दशक का वो जो संगीत है, फिल्में भले ही कैसी बनी हो, लेकिन वो संगीत आज भी अजर अमर है। लोग गाने आज भी सुनते हैं। और आप खासतौर पर रूरल एरियाज़ में चले जाइए, छोटे छोटे गांव में चले जाइए, तो आज भी 90 के दशक के ही गाने आपको सुनने को मिलेंगे। हालांकि आज संचार के माध्यम है, उनके पास भी यूट्यूब है, उनके पास सारी व्यवस्थाएं हैं, एफएम है, सब कुछ है, लेकिन आप सोचिए तो गाने आपको वहाँ के जो वाहनों में हैं या घरों में, वो 90 के दशक के ही बजते हुए मिलेंगे। क्योंकि 90 का दशक, फिल्में कैसी भी बनी हो, मैं फिल्मों से तो बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूँ, लेकिन हाँ वो संगीत का एक स्वर्णिम दौर था। और उस दौरान बहुत सारे गाने हिट हुए, बहुत सारे संगीतकारों ने अपना अपना प्रतिभा दिखाई अपनी, और आज भी हम उनको सुनते हैं। और उम्मीद है कि हम आगे भी संगीत से जुड़े रहेंगे, आप भी हमसे जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।